तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सबसे पहले तो वो पता करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, और उसी के थ्रू हम कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स हैं जिसे हम एफडीआई और एफपीआई कहते हैं, वो भी यहीं से जानेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बताएगा कोई? ओनली ट्रेड? आपने बजट बता दिया आपने बजट बता दिया। हाँ हाँ, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड कह लो, या फिर यूजुअली हम 1 साल लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी एक छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लो। ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस between residents of a country, between residents of a country and non-residents for a given period of time. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सिंपल समझते हैं। जैसे हमारा कहीं पे दुकान के साथ खाता हमने चला लिया, ठीक है, कि आज हम मैगी ले आए, कल जाकर के कोक उठा लाए या कुछ भी उठा लाए। महीने के बाद जब हम जाकर के दुकानदार से पूछते हैं कि बताओ कितना बचा है, कितना मुझे देना है, दैट इज बैलेंस। वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तो सिंपल बताया मैंने दो इंडिविजुअल के बीच में। यही चीज जब दो कंट्रीज के बीच में हो रही है तो उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कह देते हैं। इसी चीज को जब हम दो कंट्रीज के बीच में करेंगे उसे हम क्या कह देंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के जरिए हो रहा हो, या फिर यहां के लोग वहां घूमने गए हो तो वहां जाकर के कुछ पेमेंट करके आए हो, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए हो तो यहां आकर के उन्होंने कुछ पैसे खर्च किए हो। कहीं ना कहीं इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनका जो फाइनल सेटलमेंट बचा, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। वर्ल्ड वाइड बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर करने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसका नाम लिख लेना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ओवरलुक्ड बाय द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा दो हिस्सों में हम बांटते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पहली चीज, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या है, बताया था तो। हाँ, एसेट और लायबिलिटीज जहां क्रिएट होंगी वो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। तो एनीथिंग विच क्रिएट्स एसेट और लायबिलिटीज वो कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कोई भी ट्रांजैक्शन है, अगर वो एसेट क्रिएट कर रहा है या लायबिलिटीज क्रिएट कर रहा है तो वो कहां जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में। और कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो किसी भी तरह का एसेट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है उस ट्रांजैक्शन को हम लिखेंगे अंडर द करंट अकाउंट। पहले से क्लियर है? ठीक है, अब ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से इसको लिखना है, ये बताया किसने?
ये किसने बताया? आईएमएफ ने। आईएमएफ ने वर्ल्ड वाइड सबको बताया हुआ है कि अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप इस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल नंबर 6 है आईएमएफ का, जहां पर बेसिकली उसने इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है वो इस तरीके से मेंटेन करना है बिटवीन करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। अभी रिसेंटली कुछ चेंज हुए थे पिछले 1-2 साल पहले, कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा नाम चेंज करके उन्होंने कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट कर दिया था। बस इतना सा चेंज है, वो हमें नहीं समझना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं कैपिटल अकाउंट को कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट भी कर सकता हूं, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा सा बड़ा चेंज नहीं है। कैपिटल अकाउंट पता है, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब एसेट और लायबिलिटी कहां क्रिएट होंगी, या कि इसको हम और आसानी से समझे तो कैसे समझे? जहां पर फ्यूचर ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रही हैं, वो एसेट और लायबिलिटी का काम कर रही है। जहां पर भी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रही हैं, वो एसेट और लायबिलिटी का काम करेंगे। जैसे लोन ले रहे हैं तो एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी कि फ्यूचर में उसे रीपे करना है। लोन दे रहे हैं तो फ्यूचर के लिए एसेट क्रिएट हो गया कि हमें उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो फ्यूचर के लिए जब भी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है तो क्या हो रहा है? हमारा एसेट और लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन जहां क्रिएट होंगी, उस फंक्शंस को या उस मनी को हम यहां लिखेंगे, और जो क्रिएट नहीं करेगा उसको यहां लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में मेनली 2 कंपोनेंट है, एक विजिबल और एक नॉन विजिबल। नॉन या इनविजिबल भी कह सकते हो। एक विजिबल है, दूसरा नॉन विजिबल है। विजिबल जो एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको हम विजिबल ट्रेड में काउंट करेंगे। और ये क्या चीज है? ट्रेड इन गुड्स। ट्रेड इन गुड्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑब्लिक इंपोर्ट। इसको हम ट्रेड इन गुड्स भी कह सकते हैं। जैसे इंडिया बाहर से पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, पेट्रोल हमने इंपोर्ट किया, डीजल हमने इंपोर्ट किया, या फिर हम रॉ पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, वो हमने इंपोर्ट किया, उसके बदले में उनको पैसे दिए। तो यहां से कुछ आ भी रही है चीज और कुछ जा भी रही है, तो यहां पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम इसको कहां रखेंगे? विजिबल अकाउंट के अंदर। तो जहां पर भी गुड्स का कोई भी एक्सचेंज हो रहा है तो वो कहां आ जाएगा? विजिबल में। और जहां पर ये विजिबल ना हो लेकिन फिर भी ट्रेड हो रहा है तो उसे हम कहां रखेंगे? इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? सबसे पहला, जितना भी ट्रेड हो रहा है इन दी सर्विसेज। यहां बैठे बैठे बहुत सारे कॉल सेंटर में लोग बैठे हुए हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं फॉरेनर्स को। तो वहां पर यहां से क्या गया किसी को नहीं पता है, नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहां से उसके बदले में कुछ पैसे आए, वहां से उसके बदले में कुछ पैसे आए, लेकिन यहां से क्या गया नहीं पता। सर्विसेज दिखाई नहीं देती, सर्विसेज दिखाई नहीं देती, तो ये किस चीज का पार्ट हो जाएगा? नॉन विजिबल का, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? ये तो पता होना चाहिए। जो फैक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, 4 फैक्टर, उनसे जो इनकम आ रही है, जैसे लैंड से, ठीक है। हमने इकोनॉमी में कुछ एम्प्लॉइंग फैक्टर्स पढ़े थे, है ना, जैसे लैंड, है ना, जिसको हमने नेचुरल रिसोर्सेज बोला था, लेबर पढ़ा था हमने, कैपिटल हमने पढ़ा था, और एक एंटरप्रेन्योर पढ़ा था। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और लैंड को रेंट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमारे क्या है? फैक्टर इनकम है। अब मान लो कोई भी इंडियन किसी की यूएसए में
1 महीने के लिए मान लो उसको जाना पड़ गया किसी भी कंपनी की तरफ से, या फिर उसकी यूएसए में जॉब लग गई। अब वो जा करके यूएसए में जॉब कर रहा है तो क्या कर रहा है, लेबर सर्विसेज वहां पर दे रहा है। वो लेबर के बदले उसे कुछ ना कुछ तो वेजेस मिल रहे होंगे। वो वेजेस हम कहां लिखेंगे, वो वेजेस हम यहां लिखेंगे कि किसी फॉरेन नेशनल ने इंडियन नेशनल को कुछ पैसे दिए, किसी फॉरेन नेशनल ने इंडियन नेशनल को कुछ पैसे दिए, किसके बदले दिए, सर्विसेज के बदले नहीं, लेबर के बदले। सर्विसेज होता तो वो यहां आ जाता, यहां उसने लेबर की है, ठीक है, वहां पर जाकर के उसने काम किया है, तो दिस इज लेबर, चाहे वो सर्विसेज में ही किया, चाहे वो सर्विसेज में ही किया हो। लेकिन यहां से बाहर जाकर के अगर हम काम कर रहे हैं तो वो क्या जाएगा, लेबर के बदले में जो भी हमें मिल रहा है वहां जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बाहर इन्वेस्ट करके रखते हैं, इन्वेस्ट करके रखेंगे तो उसके बदले कुछ ना कुछ डिविडेंड या प्रॉफिट हमें मिल रहा होगा। कैपिटल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहां आएगा, यहां आएगा, ठीक है। तो फैक्टर इनकम यहां लिखेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, द वेजेस, इसको हम एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन भी लिख सकते हैं, इसको हम एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन भी लिख सकते हैं। द इंटरेस्ट, और क्या था, रेंट एंड प्रॉफिट ऑब्लिक डिविडेंड, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नहीं, एक ही जगह जाएगा, एक ही जगह जाएगा, ठीक है। अगर वो जाकर के लेबर अपना कर रहा है, लेबर के बदले मिल रहा है तो वो वहां मिलेगा, ठीक है ना। तो उसका कुछ पार्ट जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज का जो चार्जेस होंगे वो बेसिकली सर्विसेज वाले में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और चीज बच गई, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स कई लोग गिफ्ट भी दे देंगे, कई लोग रेमिटेंसेस भी दे देंगे, कई लोग डोनेशन भी दे देंगे, कई लोग गिफ्ट भी देंगे, रेमिटेंसेस भी होंगे, डोनेशंस भी होंगे, ठीक है। ये हमारा कहां आ जाएगा, ट्रांसफर्स में, ठीक। ये भी हुआ ट्रांसफर्स, ये भी एक नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के बीच में होना चाहिए। ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है क्या चीज, रेजिडेंट तो होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक कंट्री में लाई करेगा, और नॉन रेजिडेंट जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री में लाई नहीं करेगा। बेसिकली हम यहाँ पर इसको जो डिफाइन करते हैं वो पीरियड ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं नहीं है, हर एक जैसे टैक्सेशन के लिए उसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी, आपकी सिटीजनशिप के लिए इसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी, तो रेजिडेंस के लिए अलग हो जाती है। हम यहाँ पर जो डेफिनेशन लेते हैं वो टैक्सेशन पर्पस वाली लेते हैं। टैक्सेशन पर्पस से कुछ लोग रेजिडेंट होंगे, कुछ नॉन रेजिडेंट होंगे। जनरली हम इसको 1 साल का मान के चलते हैं, अदरवाइज तो एग्जैक्टली तो 8 महीने कुछ मतलब लगभग इतने दिन होते हैं। हम वैसे नॉर्मली समझने के लिए इसको 1 साल का समझ के चलते हैं। 1 साल से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति बाहर रह जाता है, इंडिया से बाहर, तो वो इंडिया का रेजिडेंट ना होकर के उस जगह का रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी फॉरेन नेशनल इंडिया में आकर के 1 साल से ज्यादा अगर यहां रह गया कंटिन्यूअसली, उसे हम इंडिया का रेजिडेंट बोलेंगे, सिटीजन नहीं बोलेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे। इसीलिए इंडियन सिटीजन जो बाहर रहते हैं उन्हें हम एनआरआईज बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, क्योंकि वो इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं है, ठीक है। लेकिन वो इंडियन है, सिटीजनशिप उनकी इंडियन है, लेकिन वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। तो यहां जो ट्रांजैक्शन है बिटवीन 2 कंट्रीज, ये एक्चुअल में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में हो रही ट्रांजैक्शन है, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसको एक एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए रेमिटेंसेस क्या है और वेजेस क्या है। इन दोनों में एक चीज, एक छोटा सा बेसिक जो डिफरेंस है वो हमें समझना जरूरी है। आजकल सबसे ज्यादा कहां जाते हैं जॉब करने, फॉरेन में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी लगा लो, ठीक है। इंडिया से कनाडा कोई गया, ठीक है,
ये कनाडा में पहुंच गया है। यहां पर किसी एक ऑफिस में कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है जो इंडिया से आया है, यहाँ के उसने काम करना शुरू किया, ठीक है, और उसे यहाँ रहते हुए हुए 2 महीने। उसे यहाँ रहते हुए कितने दिन हुए हैं? 2 महीने, ठीक है। 2 months, 3 months, 4 months, जितना लिखना चाहो लिख लो। इसको वहां पर मंथली कुछ पेमेंट मिल रही है, ठीक है। कोई भी पेमेंट, यहां पर 3 लोग हैं अब। एक ये कंपनी का ओनर, एक जो व्यक्ति है, ए मैं उसे बोल देता हूं, ठीक है। तीसरा इसकी फैमिली जो इंडिया में है, एज फैमिली। ठीक है, ये 3 लोग हो गए। पहली चीज, ये ए फॉरेन में गया हुआ है, यहां काम कर रहा है, इसके बदले ओनर इसे कुछ पैसे देगा, ठीक है। और ये घर वालों को बोल के गया कि मैं हर महीने आपको इतने पैसे भेजता रहूंगा। इसको पैसे मिले, इसने उन पैसों को कहां ट्रांसफर किया? यहां ट्रांसफर किया, ठीक है। अब यहां पर 2 ट्रांजैक्शन हुई है, एक ओनर टू ए, एक ए टू एज फैमिली। क्लियर है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सी ट्रांजैक्शन दिखाएंगे और कहां दिखाएंगे? सोचो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें ट्रांजैक्शन दिखानी है, मैंने इसीलिए डेफिनेशन में क्लियरली बोला, ये ट्रांजैक्शन इज नॉट बिटवीन द कंट्रीज बट बिटवीन अ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब ये इंडियन रेजिडेंट है क्योंकि 2 ही महीने हुए हैं, तो इसीलिए नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट की ट्रांसफर सिर्फ यहां हुई है। यहां पर ट्रांसफर इज फ्रॉम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इस ट्रांजैक्शन को बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाने की ही जरूरत नहीं है, कहीं काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। ये बिटवीन 2 रेजिडेंट्स है, बिटवीन 2 रेजिडेंट्स अगर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है उसको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ दिखाना है बिटवीन अ नॉन रेजिडेंट एंड अ रेजिडेंट। ये जितना भी ट्रांसफर होगा ये दिखाएंगे कहां? फैक्टर इनकम, क्योंकि ये जाकर के काम कर रहा है वहां पर, तो ये कहां दिखाएंगे? फैक्टर इनकम के अंदर। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड होनी चाहिए अंडर द फैक्टर इनकम, अंडर द फैक्टर इनकम। अब इसी का इसको काम करते हुए 2 साल हो गए हैं कनाडा में, सिचुएशन सारी सेम है। अब कौन सी ट्रांजैक्शन कहां दिखाएंगे? ए टू एज फैमिली। इसने इसको जो पैसे दिए ये कहां काउंट होगा? ये रेजिडेंट टू रेजिडेंट ट्रांसफर हुआ है, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाना ही नहीं होता है, क्योंकि अब ये 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो ही बिकेम द रेजिडेंट ऑफ कनाडा, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम कहीं भी नोट डाउन नहीं करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ट्रांजैक्शन नोट डाउन करनी है वो हमें करनी है क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसकी फैमिली रेजिडेंट है। तो अब यहां से यहां का जो ट्रांजैक्शन होगा सिर्फ ये चीज हम दिखाएंगे इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दिखाएंगे कहां पर? ट्रांसफर्स में, क्योंकि अब ये रेमिटेंसेस है, इन्होंने ना तो कोई लेबर दिया है, ना कोई इन्वेस्टमेंट किया, ना कुछ किया है, इनको तो बस ट्रांसफर मिल रहा है फ्रॉम ए नॉन रेजिडेंट। तो ये कहां जाएगा? रेमिटेंसेस में। ये कहां आएगा? रेमिटेंसेस में। ऐसे ही किसी का कोई फॉरेन में कोई दोस्त हो, वो यहां पर इंडियन को कोई भेजता है गिफ्ट, तो गिफ्ट में दिखा देंगे, ठीक है। और ऐसे ही डोनेशन वगैरह अगर यहाँ पर जैसे एनजीओ वगैरह को मिलती रहती, ठीक है, तो डोनेशंस में दिखा देंगे। इस चीज में किसी को क्लियर है? बिल्कुल कोई डाउट है? नहीं है। हमने जीएनपी पढ़ा था। व्हाट इज जीएनपी? जीडीपी पढ़ा था। क्या है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? एनएफआईए क्या था? एनएफआईए
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब क्वेश्चन इज, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, वेदर दिस ट्रांजैक्शन विल बी काउंटेड अंडर जीएनपी और नॉट। सोचो, फिर सोचो एक बार, नहीं सोच लो एक बार, फिर सोचो। देखो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यही था। ठीक है, रेमिटेंसेस इज नॉट द फैक्टर इनकम, रेमिटेंसेस इज नॉट द फैक्टर इनकम। और इसीलिए जब हम जीएनपी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी यही चीज बताई थी, रेमिटेंसेस आर नॉट काउंटेड अंडर द जीएनपी। ठीक है, तो जब हम जीएनपी की बात कर रहे हैं तो जीएनपी में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको नहीं करते। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नहीं? एक बार फिर से इस चार्ट को यहां तक बना लो और इसको एक बार देख लो, फिर आगे हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। एक बार देख लो, इसको रिवाइज कर लो। क्लियर है? ठीक है, एक पार्ट क्लियर है। दिस इज करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इंडिया जनरली करंट अकाउंट में डेफिसिट ही रहता है। इंडिया जनरली करंट अकाउंट में डेफिसिट ही रहता है। जनरली बोलने का मतलब ये था ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, 21-22 का था ना, या 2021, उस ईयर में इंडिया करंट अकाउंट में भी पॉजिटिव आया था, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद हो गए थे। सर्विसेज ही ऐसी थी जो हम एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, क्योंकि उसके लिए फिजिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, और हम सर्विसेज के लिए वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, इंडिया यहां तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है। जब ट्रेड की बात करते हैं गुड में, यहां पर हमेशा नेगेटिव ही रहता है। ओवरऑल अगर हम करंट अकाउंट की बात करें, जनरली इंडिया नेगेटिव रहता है, जनरली इंडिया नेगेटिव रहता है। नेगेटिव रहने का मतलब है कि हम, क्या होगा नेगेटिव, क्या है नेगेटिव का मतलब बताओ? एक्सपोर्ट ज्यादा है कि इंपोर्ट ज्यादा है? इंपोर्ट ज्यादा है, कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नेगेटिव इन करंट अकाउंट। ठीक है, चलो कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन चीजें आएंगी। सबसे पहला द इन्वेस्टमेंट्स, सेकेंड लोन, और तीसरा बैंकिंग कैपिटल विच इज नोन एज एनआरआई डिपॉजिट्स ऑल्सो। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में तीन चीजें होती हैं, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेकंड लोन, और थर्ड इज बैंकिंग कैपिटल। ठीक है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो चीजें होती हैं, एक एफडीआई और एक एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको यही दोनों डालनी है, एफडीआई एंड एफपीआई।
इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फुल फॉर्म लिख लेना। दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होते हैं? ठीक है, पहली चीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है। ये क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है। जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इशू किया, ठीक है, और फॉरेनर्स ने देखा कि इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है और उन्होंने आके के खूब सारा इन्वेस्टमेंट यहां पर कर दिया और बहुत सारे बॉन्ड्स खरीद लिए। उसको हम एफडीआई में लिखेंगे, एफपीआई में? कहां पर? एफडीआई। bonds खरीदे तो FPI में पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं उसको Any investment in the bonds is not foreign investment। ठीक है, तो पहले स्टार मार्क करके ये लिख लो। Any investment in the bonds is not the foreign investment। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटीज। द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटीज। बॉन्ड्स अगर हैं तो कौन से हैं? सभी बॉन्ड्स नहीं, कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन वो बॉन्ड स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स हैं। उन बॉन्ड्स में चांसेस हैं कि उनको इक्विटी में चेंज किया जा सकता है। दोज बॉन्ड्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटीज, अगर उन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ओनली दोज इन्वेस्टमेंट आर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अदरवाइज वो परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड होगा कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर उस टाइप के कुछ बॉन्ड्स कौन से होते हैं? ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख लो। डिबेंचर और बॉन्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताओ? सरकार बॉन्ड इशू करती है, प्राइवेट कंपनीज डिबेंचर इशू करते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, नहीं भी पता हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ना हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, लेकिन कौन से डिबेंचर या कौन से बॉन्ड? दोज फुल्ली, हाँ सिर्फ कन्वर्टेबल नहीं, आप सिर्फ इतना ही लिख लो, फुल्ली कन्वर्टेबल। The bonds which are fully convertible, which can be converted into the equities in the future। मतलब उनका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है कि कुछ साल के बाद वो ऑटोमेटिकली शेयर्स में या इक्विटी में चेंज हो जाते हैं। इक्विटी को ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो तो इक्विटी को शेयर्स भी लिख लो। ठीक है ना, इक्विटी क्या होती है तो शेयर्स भी आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो जहां पर भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी या शेयर्स में किया जाता है तो दैट इज नोन एज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड्स में भी हम उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर शर्त यह है कि वो बॉन्ड स्पेशल टाइप का होना चाहिए। स्पेशल टाइप का मतलब है कि उस बॉन्ड में कुछ ऐसा फीचर होना चाहिए कि फ्यूचर में उसके इक्विटी या शेयर में चेंज होने की संभावनाएं ज्यादा हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। एक शेयर वारंट भी होता है। ठीक है, अभी मत समझो, छोड़ दो उसको, सिर्फ इतना ही रखते हैं। ये दो चीजें क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं
एफडीआई और एफपीआई की। पहली चीज समझ में आई, इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटीज। बस इतना ध्यान रखना है कि इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाया जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज एफडीआई एंड अनदर इज एफपीआई। ठीक है, ये दो टाइप का हो सकता है, एक एफडीआई और एक एफपीआई। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 10%, अगर इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 10% इन अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिख लो, इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 10% इन अ लिस्टेड कंपनी, तो दैट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दैट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज लिस्टेड कंपनी? शेयर मार्केट में जिसकी लिस्टिंग हो रखी हो, ठीक है, शेयर मार्केट में जो रजिस्टर्ड हो, जिसका मतलब ट्रेड शेयर मार्केट के थ्रू किया जा सके, दोज आर लिस्टेड कंपनीज। अगर ऐसी किसी कंपनी में यानी शेयर मार्केट के थ्रू अगर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किया जा रहा है बाय एनी फॉरेन रेजिडेंट, तो उसे हम एफडीआई कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? एफडीआई। इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% इन अ लिस्टेड कंपनी, तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, पोर्टफोलियो जैसे शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करता हो कि मैं थोड़े से शेयर इस कंपनी के ले लेता हूं, थोड़े से शेयर इस कंपनी के, वो कंबाइंड जो इन्वेस्टमेंट उसको हम एक पोर्टफोलियो कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? यहां पर एक और चीज लिखो, एनी इन्वेस्टमेंट इन अ अनलिस्टेड कंपनी। अगर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, उसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें कोई भी फॉरेन रेजिडेंट इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे वो 1% हो चाहे 2% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अनलिस्टेड कंपनी में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो दैट इज एफडीआई। दैट इज एफडीआई। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट? इसके कुछ फीचर्स लिख लो। फीचर्स मतलब एक हेडिंग डालते हैं यहां पर, मतलब इधर ही, फीचर्स। एफडीआई के क्या फीचर होते हैं? क्योंकि एफडीआई 10% से ज्यादा किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्यों करेगा? पहली चीज कि वो उस कंपनी का फ्यूचर देख रहा है, तो इसीलिए जो उसका इन्वेस्टमेंट है दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो पहला फीचर इज दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, जो इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कहीं ना कहीं यहां ओनरशिप पाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं ओनरशिप पाना चाहता है। तो यहां पर सेकेंड इज ओनरशिप। थर्ड, वो मैनेजमेंट ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहा है। ठीक है, तो थर्ड फीचर इज मैनेजमेंट। ठीक है, तो दीज आर फीचर्स ऑफ एफडीआई। ऐसे अगर हम एफपीआई की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट का सबसे मेन फीचर इज दिस इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ओनरशिप से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैनेजमेंट से। इसको पता है कि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में फायदा है इन्वेस्ट करने में, फायदा निकलते ही वो वहां से अपने पैसे निकाल करके भाग जाएगा, वो वहां से अपने पैसे निकाल करके भाग जाएगा, ये पक्का है। ठीक है,
और इसीलिए इस पैसे को या एफपीआई को हम हॉट मनी के नाम से जानते हैं। इसीलिए एफपीआई में किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट उसको हम किस नाम से जानते हैं? हॉट मनी, क्योंकि दिस इज द मोस्ट वॉलेटाइल। ये स्टेबिलिटी नहीं आने देगा, इसका पता नहीं है कब पैसे लेकर भाग जाए। एग्जाम्पल है पिछले 3 महीने का शेयर मार्केट का चार्ट उठा करके देख लो, ठीक है ना। अभी रिसेंटली इंडियन शेयर मार्केट अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। रीजन, चाइना ने अपना जो मैन्युफैक्चर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो लोग यहां से पैसा निकाल करके अब उन्हें प्रॉफिट वहां दिखाई दे रहा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ की मार्केट से, क्योंकि दे आर नॉट ओनर्स और मैनेजर्स। तो इसीलिए पैसा निकाला, चाइना में इन्वेस्ट कर दिया। यूएस से थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा कर देगा, पैसा निकालेंगे, यूएस से भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी पैसा लेकर के भागते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा रिस्क हमें इससे रहता है और इसीलिए हम इसको हॉट मनी बोलते हैं और इसीलिए ये मोस्ट वॉलेटाइल है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज लोन। लोन में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है, लोन के अंदर ये रहेगा, जो भी कंपनी बाहर से पैसा उठा रही है या फिर यहाँ की कंपनियां बाहर लोन दे रही हैं, तो वो लेने या देने में जहां पर भी काउंट करना है वहां पर हम रख सकते हैं उसको, ठीक है। तो बोरोइंग्स है, इसमें समझने भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा है। जो भी लोन के रूप में आ रहा है पैसा या जा रहा है तो वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा। एंड लास्ट इज द बैंकिंग कैपिटल, ठीक है। बैंकिंग कैपिटल में जनरली वो पैसा हम काउंट कर रहे हैं जो एनआरआईज का हमारे बैंक्स में डिपॉजिट, एनआरआई अकाउंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। क्या क्या होते हैं अभी समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एनआरआई के कुछ स्पेशल अकाउंट्स होते हैं। तो एनआरआई अकाउंट में डिपॉजिट किया गया पैसा इज द बैंकिंग कैपिटल, ठीक है। तो यहां पर एनआरआई डिपॉजिट्स, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इंडिया हमेशा विजिबल में नेगेटिव रहता है, करंट अकाउंट में इन जनरल नेगेटिव रहता है, बीच में पॉजिटिव भी आया था। करंट अकाउंट में इन जनरल नेगेटिव रहता है, कैपिटल अकाउंट में जनरली इंडिया पॉजिटिव रहता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर इंडिया जनरली पॉजिटिव रहता है। ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करेगा कि करंट अकाउंट ज्यादा भारी रहा कि कैपिटल अकाउंट ज्यादा भारी रहा। जनरली हम पॉजिटिव ही रहते हैं, ओवरऑल हम पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? और पॉजिटिव रहने का ज्यादा क्या है, हमारे एफडीआईज, हमारे एफपीआईज, ठीक है, हमारा एनआरआईज के द्वारा डिपॉजिट, एनआरआई बहुत है हमारे यहाँ, है ना, तो उनका डिपॉजिट किया हुआ पैसा, ठीक है। तो ये सब जनरली हम देखें तो इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम ठीक ठाक रहते हैं, पॉजिटिव साइड में। जो नेगेटिव में जाता है वो ट्रेड साइड जाता है, करंट अकाउंट की तरफ जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके साथ जो एसोसिएटेड जो 1-2 कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लो। सबसे पहले करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, नेक्स्ट इज अभी होगा ना टाइम, 10 मिनट तो हो गए, ठीक है, क्योंकि इसके पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट और बताना है, ठीक है।
क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये तो बहुत इजी है समझना। इससे पहले इसमें हम कितना भी नेगेटिव या पॉजिटिव रहें, इसमें हम कितना भी नेगेटिव या पॉजिटिव रहें, ओवरऑल जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट निकल करके आएगा, चाहे तो हमारे पास कुछ बचेंगे या हमें किसी को देने पड़ेंगे, ठीक है, ओवरऑल जो भी आएगा चाहे पॉजिटिव में रहे चाहे नेगेटिव में रहे, दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर फॉरेक्स रिजर्व। हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, जो भी बचेगा वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट बन जाता है, ठीक है। और रिसेंटली हमारा फॉरेक्स रिजर्व हाईएस्ट टच करके वापस नीचे की तरफ आ रहा है, 670 बिलियंस के आसपास तक गया था, अभी अप्रोक्सीमेटली कितना है, 630 के आसपास है ना, 630 बिलियंस के आसपास हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये किस चीज के काम आएगा, ट्रेड में। हमें कुछ भी इंपोर्ट करना है उसके लिए डॉलर्स में पैसे चाहिए, फॉरेन करेंसीज में चाहिए, यही तो है फॉरेन करेंसी। अगर हमारे पास इनफ फॉरेन करेंसी है कि अगर मान लो अगले कई महीने तक कोई भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम हमारे रोज की दिनचर्या चलाने के लिए जितना पेट्रोलियम चाहिए, जो भी हमें इंपोर्ट चाहिए, वो इंपोर्ट को सस्टेन करने के लिए हमारे पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि इंडियन रुपीज को कोई नहीं लेने वाला, हमें चाहिए फॉरेन करेंसीज। तो इंडिया को चाहिए कि इनफ फॉरेन करेंसी को, इनफ फॉरेक्स रिजर्व को आरबीआई के पास बना करके रखे, ताकि अगले कम से कम 6 महीने तक हम बिना सोच के उन चीजों से, उन पैसों से काम चला सके। 1991 में यही फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास घट करके सिर्फ इतना रह गया था कि हम सिर्फ अगले 15 दिन का काम चला सकते थे, और इसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। 1991 में हम पढ़ते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो वो क्या है, वो यही है। फॉरेक्स रिजर्व हमारा इतना कम हो गया था कि हम अगले 15 दिन के लिए हमारा ट्रेड सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम पे हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा कि कुछ पैसे दे दो, वर्ल्ड बैंक के पास गए, कुछ पैसे दे दो ताकि हमारा ट्रेड ऐसे ही चलता रहे। तब उन्होंने कुछ शर्तें लगाई और हमने हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज किया था, एलपीजी रिफॉर्म्स। क्लियर है, ठीक है। अब इस पे आते हैं दोबारा, ठीक है। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, उसके बाद एक और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। क्या चीज है? सबसे पहली चीज कि हम फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में कितना जल्दी किसी भी चीज के लिए हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी टू इंडियन करेंसी कितना जल्दी ये कन्वर्जन पॉसिबल है, वो कन्वर्टेबिलिटी है। ये रुपी की कन्वर्टेबिलिटी होती है। किसकी कन्वर्टेबिलिटी है? रुपी की, क्योंकि हमें ट्रेड करना है तो वी रिक्वायर डॉलर्स। ट्रेड करना तो हमें क्या चाहिए? फॉरेन करेंसीज चाहिए। हम कितना जल्दी अपने रुपी को उस फॉरेन करेंसी में चेंज कर सकते हैं, दैट इज द कन्वर्टेबिलिटी। एंड इंडिया is fully convertible on current account. India is fully convertible on current account. ठीक है। कैपिटल अकाउंट में इंडिया फुल्ली कन्वर्टेबल है? नहीं है। क्या है ये फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट? ये भी तो पता होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि इंडिया इज फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें अगर यहां पर दिस इज करंट अकाउंट, यहां पर हमें कुछ भी करना हो तो हम कितने भी रुपए लेकर के चले जाएं, वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरी करेंसीज में, या फिर फॉरेन करेंसी हमारे पास कितनी भी आए उसको हम रुपये में दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस। स्टार मार्क, कुछ रेस्ट्रिक्शंस मत लिखो स्टार मार्क को, वैसे बता रहा हूं। देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन वो हैम्पर नहीं करती इतना जल्दी। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन रुपी इज फुल्ली कन्वर्टेबल
ऑन करंट अकाउंट। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इंडियन रुपी इज फुल्ली कन्वर्टिबल ऑन करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट में दिए गए किसी भी अकाउंट में आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, देयर आर प्रैक्टिकली नो रेस्ट्रिक्शंस। ये इजी है, इसके लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। लेकिन जब भी हमें इस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो यहां पर देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, और इसीलिए वी आर नॉट फुल्ली कन्वर्टिबल ऑन कैपिटल अकाउंट। इस करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टिबल होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व उस क्वांटिटी में होने चाहिए कि कोई भी एफडीआई वाला बंदा आकर के कहे कि मुझे यहां से इन्वेस्टमेंट निकाल करके वापस जाना, और आरबीआई बोले ला पकड़ तेरे रुपए और भाग जाए यहां से। हमारे पास इतने फॉरेक्स रिजर्व होने चाहिए। हमारे पास 1991 से पहले वी वर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, और हमारे पास इतने भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं थे कि हम इसको भी ओपन कर देते हैं कि तुम कितना ही ट्रेड करो हम डॉलर ला करके देंगे। इतने हमारे पास रिजर्व नहीं होते थे, इसीलिए 1991 से पहले हम यहां भी फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं थे। लेकिन जब हमने हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया, ग्लोबलाइज किया, उसके बाद 1993 में फाइनली वी वर एबल टू मेक इंडिया फुल्ली कन्वर्टिबल ऑन करंट अकाउंट। तो इंडिया फुल्ली कन्वर्टिबल कब बना? 1993 में बना, क्योंकि तब हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व इतने हो गए थे कि कम से कम इतनी चीजों को तो हम संभाल सकते हैं किसी भी गिवन टाइम में, लेकिन इनको नहीं संभाल सकते। अभी भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना ज्यादा नहीं है कि हम यहां पर भी फुल्ली कन्वर्टिबल हो जाए। क्लियर है? फुल्ली कन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और क्यों नहीं है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी एक लास्ट जो बचा है, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। हमने देखा अभी करंट अकाउंट में नेगेटिव चल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव चल रहे हैं। हमें हमारे ट्रेड को सस्टेन करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। ठीक है, क्या हो कि अगर पूरा वर्ल्ड रुपए में ट्रांसफर करने लग जाए, तो सिचुएशन में क्या हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी? नहीं रहेगी। हमारी फॉरेन करेंसी की जो डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगी। तो उस केस में हम कहेंगे कि इंडियन रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो चुका है। अभी हम इंडियन रुपी किसी को दे भी दें, वो अगला किस कंट्री को देगा? उसकी मजबूरी है इंडिया के साथ ट्रेड करना, नहीं तो उस रुपए को वापस भी किसी को देश को नहीं दे पाएगा, किसी और को। तो उस केस में वो उसकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का मतलब है व्हेन द रुपी इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर द ट्रेड्स। When the rupee is accepted internationally in the forex reserve or the trades। जब इंडियन रुपी को लोग फॉरेक्स रिजर्व में रखने लग जाएं, फॉरेक्स रिजर्व में रख क्यों रहे हैं हम? ताकि ट्रेड को सस्टेन कर पाए, और ट्रेड हो रहा है फॉरेन करेंसीज में। अगर इंडियन रुपी में ट्रेड होने लग जाए तो लोग रुपी को भी फॉरेक्स रिजर्व में रखना शुरू कर देंगे। तो लोग रुपी को भी कहां रखना शुरू कर देंगे? फॉरेक्स रिजर्व में। तो जब रुपी को एक्सेप्ट किया जाने लगेगा इन दी फॉरेक्स रिजर्व, तब हम कहेंगे कि इंडियन रुपी भी इंटरनेशनलाइज हो चुका है। ठीक है, तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के लिए चाहिए क्या? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स सो दैट इंडियन रुपी कैन बी इंटरनेशनलाइज? क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? रूल ऑफ लॉ, सही है। मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। क्या, कौन से फंडामेंटल्स? स्टेबिलिटी किस चीज की? पॉलिटिकल में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो फंडामेंटल थोड़े हो गए।
वो अलग फैक्टर है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज डिफरेंट फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल वो अलग है। फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है ना। लोगों का इंडियन रुपए के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए इंडियन रुपए में कभी इतना इन्फ्लेशन नहीं आएगा कि किसी के पास वो पैसे हैं तो उनको नुकसान हो जाए। कोई पैसा क्यों लेगा जब उन्हें लगेगा कि इस पैसे को रखने से कोई नुकसान नहीं है। वी एक्सेप्ट द डॉलर्स बिकॉज वी हैव फेथ इन यूएसए, क्योंकि हमारा फेथ है कि कुछ भी हो जाए यूएसए सब कंट्री में किसी से भी लड़ सकता है, वो अपनी करेंसी को नुकसान नहीं होने देगा, वो अपनी करेंसी को नुकसान नहीं होने देगा। और उसके पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व है कि अगर कुछ भी हो जाता है फॉरेक्स रिजर्व में से उठा करके पैसे दे देगा किसी को भी। हमारे पास ना तो इतना फॉरेक्स रिजर्व है, ना ही इंडिया का फेथ इतना है। पता चला इधर से चाइना ने अटैक किया, उधर से पाकिस्तान ने अटैक किया, अगले दिन हमारा सारा पैसा वहां लग रहा है और इन्फ्लेशन 0 से बढ़कर के 100%। तो जिनके पास पैसा है उस पैसे की वैल्यू तो रही नहीं। तो जहां पर पैसे की वैल्यू पे ऐसा खतरा है उस पैसे को क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर अगर इंडिया के पैसे को या रुपये को इंटरनेशनलाइज करना है तो हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। लार्ज फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, इन्फ्लेशन पे हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए कि चाहे किसी भी तरह का अटैक हो हम झेल लेंगे और हम उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए, तब जाकर के हम कर सकते हैं। इसीलिए आज के टाइम पे यूएसए को अगर हम देखें तो यूएसए हमेशा करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट पे ही रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पैसा बाहर जाके किसी के फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो वो उतने पैसे छाप लेगा, छाप करके फिर अगले किसी कंट्री को देगा, लो भी तुम भी अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखो। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डॉलर हो रहा है। हमें जरूरत है डी डॉलराइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपये को, अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत करना है। उसके लिए हम अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग एग्रीमेंट करते हैं, जैसे अभी हमने रशिया के साथ किया हुआ है कि जब हम पेट्रोल लेंगे तो हम आपको रुपये में पेमेंट करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। रशिया की मजबूरी है ना कि वहां पर स्विफ्ट क्या है, मैसेजिंग सिस्टम, कि जो डॉलर का जो मैसेजिंग सिस्टम है उससे बाहर है वो, तो उसे मजबूरी है कि इंडियन रुपये लेने पड़ेंगे। लेकिन वो इंडियन रुपये लेकर के करेगा क्या, कोई और कंट्री उससे लेगी नहीं। उसके बाद उसकी मजबूरी है कि वो यहाँ पर अपने पेट्रोलियम को जबरदस्ती भेजता रहे, है ना, या फिर यहाँ से जो एक्सपोर्ट है उनको वो लेता रहे ताकि वहां से रुपये को वापस भेज सके, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा उसकी वजह से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपये के लिए ये सारी चीजें करने की जरूरत है। वर्ल्ड का टोटल वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना होगा, 0, ठीक है। क्यों, अगर हमारा नेगेटिव है किसी का पॉजिटिव होगा तभी हमारा नेगेटिव। ओवरऑल वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट इज 0 ऑलवेज, क्योंकि वो नेट होता है, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट हो पूछ लो। आज इतना ही पढ़ेंगे।